हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए अगला सेट लेकर आया हूँ। अंसार पेपर का क्लास 10 का ये अगला सेट है। देखिए, ग्रामर और ट्रांसलेशन का क्वेश्चन इसमें भी मैं लिखा हूँ। आइए देखते हैं किसका सोल्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को देख रहे हैं और नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी ये पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ एक सेंटेंस है, जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। देखिए क्या दिया हुआ है। द फादर सेड टू डॉटर, द फादर सेड टू डॉटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। अब देखिए, पिता ने अपने बेटी से कहा, क्या कहा कि बेटी आखिर तुम मुझे इस तरीके से परेशान क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं मीनिंग भी बता दिया। तो इसका मतलब ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रूल ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है तो आपको जब इसको इनडायरेक्ट में बदलना होगा स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे आप, सेड और सेड टू को आराम से आप चेंज कर देंगे इसमें आस्क्ड में। तो किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। तो देखिए द फादर सेड टू को बदल दिया गया आस्क्ड में, बचा क्या, डॉटर। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई कंजक्शन चाहिए, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है और क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इसलिए इसी से हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट कर देते हैं, इसी से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है, पहले भी सेट में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है पहले उसको हम छोड़ देते हैं। पहले क्या बदलते हैं, पहले प्रोनाउन बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन आपका सेकेंड पर्सन का जो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, डॉटर। तो डॉटर का जब हम प्रोनाउन निकालेंगे तो डॉटर का प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। और किसको छोड़े थे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आर को छोड़ दिए थे। तो जब सी को बदलने के बाद जब हम इज एम आर को अगले टेंस में बदल के लिखेंगे, चूंकि रूल ये है कि जब रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच भी होना चाहिए पास्ट टेंस में। तो देखिए सी को यहाँ पे बदलने के बाद मतलब यू बदल गया सी में, किसके अनुसार, डॉटर के अनुसार। और यहाँ पे आया था आर, तो जब हम पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में क्या होगा, वाज और वर आएगा। और वाज और वर में से हम सी के अनुसार क्या लगा पाएंगे, वाज लगा पाएंगे। तो वाज हो गया। बाकी देखिए डिस्टर्बिंग जो का त्यों लिखा गया। अब देखिए यहाँ फिर आते हैं, यहाँ पर मी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। आपका सब्जेक्ट कौन है, आपका सब्जेक्ट द फादर है। तो इसके अनुसार अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मी जो है ये आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, और चूंकि यहाँ द फादर से बदलना है तो द फादर का पहले हम प्रोनाउन ढूंढेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पे द फादर का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। तो जैसा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है तो हम ही को भी तो जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही ना लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो गया हिम, यानी मी बदल गया फादर के अनुसार, किसमें, हिम में, ऑब्जेक्टिव केस में बदला है। बाकी देखिए इनका ज्यों का त्यों लिखा गया है। दिस रूल है कि दिस को किस में बदल देते हैं, दैट में। तो देखिए दिस बदल गया दैट में, बाकी सब ज्यों का त्यों। लास्ट में कोई भी सेंटेंस हो जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो किसी प्रकार का चिन्ह हो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए यह है आपका सॉल्यूशन क्या हो गया इस डायरेक्ट स्पीच का। इसका सॉल्यूशन हो गया द फादर आस्क्ड, साइड टू बदल गया आस्क्ड में, द फादर आस्क्ड डॉटर व्हाई, यू बदल गया सी में, और आर इधर बदलेंगे आप तो बदल जाएगा वाज में। तो हो गया द फादर आस्क्ड डॉटर वाज डिस्टर्बिंग हिम इन दैट वे। देखिए यहाँ पे हिम किसके अनुसार बदला, मी बदला है फादर के अनुसार, कई बार इसको बता दिए हम, तो बदल गया किसमें, हिम में। अब देखिए आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरीके से हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह जो सेंटेंस आपका 80%
तो पहले तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाते ही बनाते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कौन सा सेंटेंस दिया है आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल, इसका अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स? अर्थ के अभाव में बहुत से बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों या इंटरमीडिएट के बच्चे हों। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा आई नो हिम वेरी वेल का मतलब मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो यहाँ पर इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे? हिम इसको ही के रूप में, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हिम आ गया किसके रूप में? ही में। अब क्या करते हैं हम अगले टेंस में बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हम अगले टेंस में जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए ये वाक्य जो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो हम कहाँ जाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएंगे। भी फॉलो करती है इज आर। तो यहाँ ई के अनुसार क्या लगाया गया? इज हो गया। तो ही इज। अब आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर नो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? नोन हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? यह स्पेशल काइंड का पैसिव वॉइस है, इसलिए आपको बताया गया था कि ये जो नोन है, ठीक है, नोन हो या ओबलाइज हो, दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में क्या लगता है? टू का प्रयोग होता है, यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए ही इज नोन टू हो गया, आई बदल गया किसमें? मी में। आई को बदल दिए किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, अगले टेंस में गए तो हमको इज मिला। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो नो का थर्ड फॉर्म नोन हो गया। और आपको पता है नो और ओबलाइज के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कहा हूं कि ये विशेष टाइप का क्या है? पैसिव वॉइस है। तो देखिए यहाँ पे जहां आप बाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाई आशा कर रहे थे कि आएगा, तो वहां पे बाई नहीं आ पाएगा, क्योंकि यह आपका सेंटेंस जो है ये विशेष काइंड का पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर नो और ओबलाइज फॉलो किया है, मतलब नो आया है, तो यहाँ पे आपका हो गया टू। अब आई को बदले यहाँ पे हो गया मी। बाकी देखिए ले दिया जाएगा तो टू वेरी वेल, वह मेरे द्वारा बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। अब देखिए ये हो गया पैसिव वॉइस भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सी है। सी जो है देखिए पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पंक्चुएशन जो 10th में बोर्ड के एग्जाम में जो पंक्चुएशन आते हैं आपके, वो अधिकतर होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। उसमें क्या खामियां होती हैं? पहले तो स्मॉल लेटर को आपको कैपिटल लेटर में कर लेना है, उसके बाद कहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लगाना है वहां उसको लगा लेना है, और जो चिन्ह डिमांड कर रहा है लास्ट में उस चिन्ह को लगा लीजिए, काम खत्म। आपके 2 नंबर पक्के। ये 2 नंबर क्या हुए? आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पंक्चुएशन मैं कर रहा हूं। देखिए द जो है ये स्मॉल लेटर में लिखा गया था, तो जिसको किससे लिखा गया? टी को कैपिटल लेटर से। टीचर जो कहते हो रहेगा, सेड में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, टू। अब देखिए यहाँ पर हम अमित के पास जब आए तो अमित कोई भी जानते हैं आप प्रॉपर नाउन होता है तो उसका पहला लेटर कहीं भी आया हो, चाहे अंत में आया हो शब्द, चाहे बीच में आया हो या बिगिनिंग में आया हो सेंटेंस के, उसका पहला लेटर हमेशा आप क्या लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं। तो देखिए हो गया आपका कैपिटल लेटर। तो द टीचर सेड टू अमित, यहां तक ये मैं सही कर दिया। अब देखिए यहाँ जैसे ही सेड टू के बाद अमित आया है तो आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं? सिंपली कामा, और ये आपको पता हो गया किसमें रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा। डबल इन्वर्टेड कामा में होता ही है, आपको ही पता है। तो कामा देंगे लिखा गया था स्मॉल लेटर से एच उसका, तो यहाँ हम क्या कर दिए? कैपिटल लेटर कर दिए। कहते हो उसके बाद चूंकि हैव से शुरू है ये वाक्य, ये सेंटेंस हैव से शुरू है, इसलिए मेरे बच्चों आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करने के बाद ही आप क्या करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा, इसका मतलब बंद कर देंगे आप। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हुआ?
देखिए यहाँ छोटा लेटर था, स्मॉल लेटर, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया, जहां जहां कैपिटल लेटर का डिमांड था वहां वहां कैपिटल लेटर किया गया। उसके बाद चूंकि ये वाक्य जो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क हुआ, इन्वर्टेड कॉमा बंद। आपके 2 नंबर क्या हो गए? पक्के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका, ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि बोर्ड में ये राम जाता है, वह आती है, बिल्ली दौड़ती है, ये सब चीजें नहीं आती विद्यार्थियों, ये सब चीजें नहीं आती। आता क्या है उसमें? एक पैराग्राफ दिया रहता है, जो बच्चे ट्रांसलेशन जिसका स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब जो जानते हो तो बनाते हैं, अधिकतर बच्चे उस ट्रांसलेशन को छोड़ देते हैं या टोटली गलत कर देते हैं, जिससे उनका 4 मार्क्स जो है वो कम हो जाता है। 4 नहीं बल्कि 5 मार्क्स इसमें आपका होता है, ये कम हो जाता है। तो देखिए इसको सही तरीके से बनाने के लिए 2-3 चीजें मैं आपको कई बार बताया हूं कि कोई भी एक पैराग्राफ दिया गया हो बोर्ड के द्वारा, तो उसको आप क्या कीजिए, एक एक लाइन बाय लाइन बनाइए, और आप तो जो हिंदी जो पैराग्राफ है उसको तो लिखे अपने कॉपी में, तो आप पूरा हिंदी उसमें हमारा मत होता है। पैराग्राफ आपके बोर्ड में आए तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन का अनुवाद आपको ज्यों का त्यों करना है। और इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 चीजें मैं आपको पहले बताया था कि कोई भी लाइन हो उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले जरूरी है सब्जेक्ट जान लेना कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको कहाँ आना है, मैं बता चुका हूं कि जब सब्जेक्ट हो जाए तो आप लोग क्या कीजिए, लास्ट में आ जाइए। जैसे ही लास्ट में आप आएंगे आपको टेंस का पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वाक्य जो है किसी टेंस का है कि नहीं है। आपको पता चल जाएगा वाक्य किस टेंस का है कि वो टेंस ही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बताया था वाक्य कब टेंस होता है और कब टेंस नहीं होता है। तो देखिए कोई भी सेंटेंस टेंस तब होता है जब उसके अंतिम में आप जाएं लास्ट में और आपको क्या मिल जाए, वर्ब मिल जाए, क्रिया मिल जाए। क्रिया क्या, जिससे कोई काम हो रहा है। लेकिन जब कोई क्रिया न मिले तो आप उसका अनुवाद क्या कर लेंगे, इज एम आर वाज वर से आराम से बना लेंगे। तो देखिए ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट मिल गया, अंतिम में आए तो टेंस का पता चला। और तीसरा आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि आप क्या करेंगे, ऐसे निरंतर क्या करेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे, यानी लास्ट से आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द बढ़ेंगे, और जिस शब्द से जिस शब्द का, जिस वर्ड से जिस वर्ड का रिलेशनशिप है उसको जहां तक प्रयास करेंगे, आप क्या करेंगे, उसको एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए मैं इसको चल रहा हूं आपको सॉल्यूशन बताने की कैसे ये किया गया है। तो आइए देखिए, पे अटेंशन टू दिस पैराग्राफ एंड ट्रांसलेट इजिली एंड टू गेट 5 नंबर वेरी वेरी इजिली। अब देखिए यहाँ पे हो गया ट्रांसलेशन हिंदुओं के लिए गंगा नदी है, हिंदुओं के लिए गंगा करेंगे तो कौन से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा और क्या से क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये कौन सी नदी है, तो देखिए ध्यान, तो जो मैं चीजें बताता हूँ 2-3 चीज उसको कॉपी पे लिख लीजिए, क्या क्या करना है, आराम से आप ट्रांसलेट कर लेंगे, प्रैक्टिस कीजिए और अपना 5 नंबर पक्का कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे गंगा हो गया, आएंगे लास्ट में, लास्ट में आएंगे, देखिए यहाँ पे है दिया है और इधर बढ़ रहे हैं तो हमको कोई वर्ब मिल रहा नहीं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले ही मैं बता दिया हूँ, इज एम आर का प्रयोग कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए गंगा, उसके बाद क्या हो गया, इज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। या कोई भी प्रसिद्ध नदी हो जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस में लिख रहे हैं उसका वर्ड मीनिंग, तो उसके पहले भी आपको द का प्रयोग करना पड़ता है, ये ग्रामर का रूल है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे द गंगा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए द गंगा हो गया,
द गंगा, अंतिम में तीज मिला। अब इधर से हम निरंतर बढ़ते जाएंगे, जो वही तीसरी बात मैं बताया हूं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, इधर से बढ़िए तो नदी पवित्र एक जिस उनको आप करके लिखिएगा तब बन पाएगा। तो देखिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर आप एक ही बार ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे क्या करते हैं, लिख देते हैं, छाप देते हैं और उसका सॉल्यूशन बताते जाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर उस तरीके से मैं करूंगा तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जिसको आप भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए जो मैं बताता हूं आपको क्यों समझ में नहीं आएगा, 100% मेरा गारंटी है कि समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे करिए तो आप देखिए कितना आराम से हो जा रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट द गंगा, अंतिम में आए तो ये जो हो गया। अब इधर से बढ़ते जाइए, इधर से तो यहाँ आप लिखेंगे एक पवित्र नदी। तो देखिए बढ़ेंगे तो लास्ट से, लेकिन जिन सब शब्दों का एक साथ संबंध है उनको हम सीधा करके लिखेंगे। तो देखिए क्या हो गया, अहोली रिवर हो गया, अहोली रिवर। अब फिर इधर बढ़ेंगे तो देखिए किसके लिए, हिंदुओं के लिए। तो पहले के लिए का वर्ड मीनिंग फॉर, बचा क्या, हिंदू, तो हिंदूज हो गया, आराम से बन गया लाइन। तो ये बहुत ही ईजी है। पता नहीं विद्यार्थी क्यों कहते हैं कि मैं नहीं बना पाऊंगा, पहले कोशिश तो कीजिए। तो देखिए अब देखिए यहाँ दूसरा लाइन आपके लिए है, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। यह उत्तर भारतीयों के लिए क्या है, जीवनदायिनी है। मतलब गंगा नदी जो है उत्तर भारत के लोगों के लिए जीवन देने के समान है, जीवनदायिनी है, उनको जीवन देती है। तो देखिए आगे आते हैं तो यहाँ पर यह का हो गया इट, अंतिम में जाइए तो अंतिम में जाइए आप देखिए क्या है, फिर से आ गया है। तो है के लिए आप लिखेंगे आराम से क्या, इज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो वर्ब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इट इज। अब इधर बढ़ते रहिए, इधर बढ़ते रहेंगे तो क्या है, देखिए इधर बढ़ेंगे तो आप क्या दिया है, जीवनदायिनी, जीवनदायिनी, जिसका वर्ड मीनिंग आप जानेंगे तो आराम से कर लेंगे। तो जीवनदायिनी का मीनिंग होता है लाइफ गिविंग। अब किसके लिए, इधर बढ़ेंगे तो देखिए के लिए आया हुआ है, तो के लिए का फिर से फॉर लिखा गया। अब किसके लिए, उत्तर भारतीयों। तो उत्तर भारतीयों का मीनिंग हो गया यहाँ पे द नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस का मतलब हो गया उत्तर भारतीय। अब यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। अब देखिए आगे लाइन पे चलते हैं, अगले लाइन पे। अगला लाइन जो है आपका क्या है, हिंदू गंगा को गंगा माँ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में झोल है, ट्विस्ट है। अभी तक तो कोई भी टेंशन नहीं था, लेकिन देखिए ट्विस्ट क्या है, लास्ट में आप आएंगे तो कहते हैं, कहना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब देखिए लेकिन पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, हिंदू। कौन कहता है, हिंदू। तो हिंदू क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है द हिंदू, ठीक। अब अंतिम में आएंगे तो अंत में क्या है, कहते हैं। तो कहना का मीनिंग से भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, लेकिन जब नाम से अगर कोई किसी को बुलाता है तो वहां पे कॉल का प्रयोग ज्यादा सही रहता है। तो देखिए हिंदू कॉल, अब किसको कहते हैं, गंगा माँ, किसको, गंगा को। तो हिंदू कॉल अब क्या कहते हैं, गंगा माँ। तो देखिए गंगा माँ का गंगा माँ लिखा गया है, नेमिंग वर्ड है। अब किसको कहते हैं, गंगा को। तो गंगा के लिए क्या लिख दिया गया, टू द गंगा। पहले ही बताया हूं कि गंगा से पहले आप क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। और यहाँ पे को के लिए क्या हो गया, टू हो गया, आराम से बन गया। अब देखिए तो ये जो है कॉल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कहना जो था मेन वर्ब था और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करने वाला सेंटेंस था। तो देखिए यहाँ पे कॉल हो गया, बाकी कॉल करके कमाल हो गया, आराम से आपका ये अनुवाद बन गया। कमाल करते जाए, आप देखिए कितना शानदार तरीके से बनता जा रहा है। कमाल के आप अपने परीक्षा में अगर इस तरीके से करें तो मेरा दावा है परीक्षा में कमाल के आप धमाल कर देंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो अगले लाइन में देखिए क्या दिया है, अगला है प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। अब देखिए यहां भी आ गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है प्रत्येक हिंदू। तो प्रत्येक हिंदू का वर्ड मीनिंग क्या हो गया, प्रत्येक हिंदू का आप क्या लिखेंगे, एवरी हिंदू। तो एवरी हिंदू हो गया। अब अंतिम में आप चले जाएंगे, तो अंतिम में आप जाएंगे तो क्या होगा,
लास्ट में आ जाइए, प्रसन्न होता है। तो पहले आप होना का वर्ड मीनिंग लिखेंगे ना, तो होना का मीनिंग क्या होता है, बीकम होता है, लेकिन यहाँ प्रत्येक हिंदू है, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए बीकम्स हो गया है। तो एवरी हिंदू बीकम्स, अब क्या होता है भाई, वो क्या होता है, वो होता है आपका, देखते हैं यहाँ से, प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न का मीनिंग हो गया हैप्पी। अब इधर बढ़ेंगे तो इधर क्या है, जाकर, तो जाकर पहले भी मैं आपके वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी किसी वर्ड मीनिंग में कर, करके, हुए आए तो उस वर्ड मीनिंग को लिखिए, आराम से उसमें आईएनजी चिपकाइए, हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गो हो गया, गो में कर है तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग, जाना में आया है ना, वहां पे जाकर क्या, जाना का मीनिंग लिखेंगे आप गो और लगा देंगे क्या, आईएनजी, तो गोइंग हो गया। अब फिर इधर बढ़ेंगे तो देखिए पर आया है, तो पर का मीनिंग क्या हो गया, ऑन। फिर इधर आएंगे तो क्या मिला, तट, तो तट का मीनिंग होता है बैंक। बचा क्या, के, तो के लिए आप क्या लिखेंगे, आप। देखिए बहुत ही सटीक तरीके से बता रहा हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपका तो बल्ले बल्ले हो ही जाने वाला है, चाहे भले हो थोड़ा धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन बल्ले बल्ले तो होगा ही। तो देखिए, तो यहाँ पर हो गया ऑफ। फिर इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे तो आप देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया, होली गंगा। अब देखिए यहाँ पे जब होली लिख दिया गया तो द का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, द गंगा नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका है। तो होली गंगा, तो यहाँ पे होली गंगा क्यों लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है पवित्र गंगा, तो पवित्र गंगा के लिए आप क्या लिखेंगे, होली गंगा। यही लाइन फाइनल। और देखिए अगले लाइन पे चलते हैं, अगला लाइन है आपका, हाँ, यहाँ मेले भी लगते हैं। अब देखिए यहाँ मेले भी लगते हैं, तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे, ये थोड़ा सा वाक्य सेंटेंस जो है क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको लगना का मीनिंग नहीं पता होता, इसलिए उनको ये बहुत ही भारी लगता है। लेकिन देखिए मैं क्या लिखा हूं, मेले, मेले का मीनिंग हो गया अफेयर्स। बचा क्या, बचा अंतिम में आ जाए, जैसे पहले क्या लगता है, कौन लगता है, तो मेला लगता है, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हो गया द फेयर। अंतिम में आएंगे तो लगते हैं, लगने का मीनिंग होता है हेल्ड। लेकिन देखिए मेले के साथ और क्या था, भी, तो जहां तक संभव हो जो जिससे संबंधित हो आल्सो उसके साथ ही लिखना चाहिए, तो द फेयर आल्सो। ठीक, बचा क्या, अंत में आएंगे तो लगते हैं, लगते हैं का मीनिंग हेल्ड हो गया, हेल्ड मतलब होता है लगना। अब कहाँ लगते हैं, यहाँ हो गया हियर। तो देखिए यहाँ कितना आसान तरीके से हो गया, द फेयर आल्सो हेल्ड हियर, यहाँ मेले भी लगते हैं, आराम से आप बना लिए, लगना का मीनिंग हेल्ड होता है, आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। देखिए लाइन बहुत ही लंबा है और स्टूडेंट क्या करते हैं, घबरा जाते हैं इतने लंबे लाइन को देखकर। तो मैं कहता हूं कि आप घबराइए मत, बस थोड़ा सा सब्र रखिए और आराम से आप क्या कर लेंगे, आराम से इस लाइन को भी बना लेंगे, चाहे कितना भी लंबा लाइन हो। तो देखिए क्या है, सबसे पवित्र कुंभ मेला, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट है सबसे पवित्र कुंभ मेला, तो हो जाएगा, पवित्र का मीनिंग होता है होली, लेकिन कैसा होली, सबसे होली। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है ईएसटी जोड़ने से बनता है, तो हो जाएगा द होलीएस्ट कुंभ मेला। यहाँ पे फेयर भी लिख सकते थे हम, लेकिन देखिए कुंभ के साथ चूंकि ये नेमिंग वर्ड है इसलिए ज्यों का त्यों लिख दिया गया, ठीक है। तो द होलीएस्ट कुंभ मेला आ जाएंगे अंतिम में, तो अंत में देखिए फिर लगते हैं, तो लगते हैं का फिर हो गया हेल्ड, ठीक। अब फिर इधर आएंगे तो कहाँ लगते हैं, तो कहाँ लगते हैं यहाँ पे, हाँ मतलब लगता है, कहाँ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज तथा हरिद्वार। क्योंकि हम इधर से बढ़ेंगे तो हमको में मिल रहा है, तो में के लिए क्या लिखेंगे, इन तो लिखेंगे ही। उसके बाद जब हम इधर बढ़ेंगे तो देखिए जब कोई भी दो शब्द और से या तथा से संबंधित हो तो पहले उसको शुरू से आपको लिखना पड़ेगा। तो कहाँ से लिखेंगे, ये नहीं कि हरिद्वार तथा प्रयाग लिख लेंगे, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा प्रयागराज तथा
हरिद्वार। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रयागराज एंड हरिद्वार, और प्रयागराज और हरिद्वार चूंकि दोनों स्थान का नाम है इसलिए आपको दोनों का फर्स्ट लेटर जो है आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो प्रयागराज एंड हरिद्वार हो गया। इसके बाद हम फिर इधर बढ़ेंगे तो देखिए यही दिया है पश्चात, तो पश्चात का मीनिंग आफ्टर होता है, पश्चात का मतलब के बाद, तो आफ्टर हो गया। फिर इधर बढ़ेंगे तो क्या है प्रति 12 वर्ष, तो हम यहां से सीधा करके लिखेंगे और ये सब एक साथ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो प्रति का भी मीनिंग लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आफ्टर 12 ईयर्स ही ज्यादा सही है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कॉमा लगा हुआ था तो यहाँ भी मैं कॉमा का प्रयोग कर दिया हूँ। और उसी लाइन में देखिए आगे क्या दिया था, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो जिसमें का मीनिंग मैं यहाँ तुरंत फाइनल कर दिया हूँ, जिसमें का मीनिंग हो गया इन बीच। अब हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, कौन आता है, तो लोग आते हैं। तो लोग का मीनिंग क्या हो गया, लोग का पीपल, तो द पीपल अंत में आ जाएंगे, आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हो जाएगा कम, तो द पीपल कम। और यहाँ पे देखिए केम हो गया था, इसको कम कर लीजिए, तो यहाँ पर कम। अब कहाँ कम करते हैं, तो टू मतलब क्या करने के लिए कम करते हैं, भाग लेने के लिए आते हैं। तो भाग लेने यहाँ पर देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका था, जब भी किसी वर्ड मीनिंग में ना ने नहीं आए और उसके साथ के लिए दिया हो तो आप उसको दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या तो टू प्लस वर्ब या तो वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखिए आप क्या, मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, यहाँ पे मैं कम टू लिख दिया हूँ, टू पार्टिसिपेट, भाग लेना का मीनिंग होता है पार्टिसिपेट, तो कम टू पार्टिसिपेट हो गया। अब कहां से आते हैं, तो कहां से आते हैं, देश विदेश से। तो देश विदेश का मतलब आप कंट्री और विदेश का मीनिंग फॉरेन नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर से का मीनिंग फ्रॉम, और देश और विदेश सबके लिए हो जाएगा होल वर्ल्ड, यानी पूरे संसार से लोग आते हैं। तो देखिए ये जो सेट था आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है, इसमें मैं काफी कुछ चीजों को बताया हूं, इसलिए आप क्या करिए इस सेट को आराम से मतलब पढ़ते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो, और आप ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपका दिन शुभ।